बीवी ब्यूटिशियन और पति एक नंबर का नशेड़ी और बेशर्म, ऊपर से निकम्मा बेरोजगार। आखिर कितने दिन निभती? उनकी जिंदगी के मैदान से लेकर मन तक में भी कोहराम मच गया था। बात तलाक से लेकर हर जाने तक जा पहुंची। फिर जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। ऐसे पुलिस को एक हत्या की जांच करते करते 5 साल पहले की दूसरी हत्या के राज का पता चल गया। दरअसल अगस्त की 10 तारीख थी। उस रोज वह बेहद तनाव में था। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में अकेले शराब के कई पैग लगाने के बाद उसने अपने दोस्त को फोन मिला दिया। हेलो किरण। हाँ दोस्त, बोल, इतनी रात को फोन किया? हाँ यार, नींद नहीं आ रही है, कोई उपाय बताओ ना। तू बोल तो अपने मालिक से बात करूं तुम्हारे काम के लिए, लेकिन दिन में नशा नहीं करना। किरण हिदायत देता हुआ बोला। अरे नहीं यार, नौकरी की बात नहीं कर रहा मैं, मेरी मुसीबत कुछ और है। उमेश लड़खड़ाती जुबान से बोला। अब कौन से नई मुसीबत आ गई? किरण बोला। अरे यार, तुझे मालूम तो है, ललिता तलाक मांग रही है। अब कहती हैं 10,000 रुपया महीना खर्चा देना होगा। ऐं, इतना पैसा एक औरत और छोटे बच्चे के खर्च का? किरण आश्चर्य से बोला। हाँ यार, अपनी खूबसूरत का पैसा वसूलना चाहती है। हरामजादी है, बहुत कमीनी औरत। उसको अपने रूप का घमंड है, पार्लर से कमाई का गुरूर है। उमेश नाराजगी के साथ बोला। अब क्या करेगा तू? किरण बोला। तू ही बताना, मैं क्या करूं अब? इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? उमेश बोला। मेरी मान तू भी वही कर जो मैंने अपनी वाइफ के साथ किया था। किरण समझाने के अंदाज में कहा। क्या किया था तूने? उमेश ने जिज्ञासा से पूछा। वह सब फोन पर नहीं बता सकता, कल सुबह मिलना, मिलकर बात करेंगे। किरण बोला। पक्का दोस्त, तू ही मेरे कमरे पर सुबह आ जाना। कल संडे भी है, तुम्हारी छुट्टी होगी। हम लोग मिलकर मटन पकाएंगे और फिर मजे करेंगे। बेंगलुरु ग्रामीण इलाके का एक कस्बा है मदनाया कलहल्ली। वहीं उमेश की पत्नी ललिता अपने घर में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। इससे होने वाली आमदनी से उसके छोटे से परिवार का भरण पोषण होता था। वह अप्रैल 2021 से ही पति से अलग होकर अपने 5 साल के बेटे के साथ अकेली रह रही थी। ऐसा उसने शादी के महज 1.5 साल बाद ही किया था। पति उमेश ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और यह कहते हुए अलग हो गई कि उसके नशेड़ी होने का असर बेटे पर भी पड़ेगा। ललिता के घर छोड़ने की बड़ी वजह उमेश की बिगड़ी आदतें ही थीं। कहने को तो उमेश बेंगलुरु की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन उसकी तनख्वाह से घर का खर्च नहीं चल पाता था। वह जितना कमाता था उसमें से काफी पैसा शराब और दोस्तों पर उड़ा देता था। उसके अधिकतर दोस्त उस जैसे ही नशेड़ी थे। वह मूल रूप से थाना मगदी के पास के गांव हुजुगुल्लू का रहने वाला था। उसे शराब के अलावा ड्रग की लत भी लग चुकी थी। इस कारण घर में किचकिच होने लगी थी। दिन में ही नशे में धुत रहने लगा था। पैसों की तंगी तो किसी तरह ललिता चला लेती थी, परंतु उमेश के शंकालू स्वभाव से वह बहुत परेशान हो गई थी। उमेश बात बात पर ललिता को उसकी खूबसूरती पर गुमान होने और किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाने का आरोप मढ़ देता था। ललिता के लिए उसके बिगड़े स्वभाव के चलते रहना मुश्किल होता चला गया था। जब कभी उमेश नशे में ललिता के चरित्र पर कीचड़ उछालता, तब दोनों आपस में झगड़ पड़ते थे। पति के इन आरोपों से तंग आ गई तो एक दिन उसने दुधमुहे बेटे के साथ यह कहते हुए पति का घर छोड़ने का निर्णय ले लिया था कि अपने बेटे को नशेड़ी से दूर रखना चाहती हूं और अकेली इसका पालन पोषण करूंगी। ललिता ने पति से अलग रहते हुए अपनी दुनिया बसा ली थी। दिन भर खुद को ब्यूटी पार्लर के कामों में व्यस्त रखती। उसी की कमाई से घर का खर्च चलाने लगी थी। माम बेटे का गुजर बसर ब्यूटी पार्लर की कमाई से होने लगा था, जबकि दूसरी ओर उमेश अपने नशेड़ी दोस्तों के साथ जैसे तैसे जिंदगी गुजार रहा था। उसने नशे में खुद को डुबो लिया था। उसे न पत्नी की चिंता थी और न बेटे की। उसका नशा एक रोज तब काफूर हो गया जब अप्रैल 2024 में ललिता ने एक वकील के माध्यम से उमेश से अलग होने की कार्रवाई शुरू कर दी। तलाकनामे के पेपर में हर्जाने और मासिक खर्च की बात थी। इस बारे में उनके बीच वकील के माध्यम से फोन पर बात होती थी। उनका आपस में मिलना नहीं के बराबर होता था। ललिता उमेश को अपने दरवाजे पर 12 अगस्त 2024 की दोपहर 2 बजे के करीब आया देख चौंक पड़ी थी। पहले तो उसे देख ठिठक गई, फिर पत्नी धर्म का निर्वाह करते हुए कमरे में अंदर आने को कहा, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा। सिर्फ एक गिलास पीने को पानी मांगा। देखो,
मैंने नशा छोड़ दिया है, सही सलामत बगैर हिले डुले तुम्हारे सामने खड़ा हूं। एक जरूरी बात करने आया हूं। एक गिलास पानी दोगी? जोर की प्यास लगी है। उमेश की भावनात्मक बातों से ललिता प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाई। तुरंत कमरे में गई, एक गिलास पानी और एक कटोरी में गुड़ ले आई। उमेश खड़े खड़े पानी का गिलास पकड़े हुए बोला, नहीं पूछोगी क्यों आया हूं? हाँ हाँ बताओ ना, वकील साहब ने कुछ कहा क्या? ललिता बोली, हाँ, वकील साहब ने तुम्हें साथ लाने को कहा है। उमेश बोला, लेकिन मुझे तो उन्होंने फोन नहीं किया। ललिता ने आशंका जताया, असल में मैंने ही हरजाने के बारे में बात की थी, उनसे कुछ रकम कम करने की मिन्नत की थी। मैं तुम्हारी शर्त मनाने को तैयार हूं, इसी के लिए उन्होंने तुम्हें साथ बुलाया है। कह रहे थे यहां सामने बिठाकर सुलह करवा दूंगा। उमेश बोला, मैं तुमसे सुलह वुलह नहीं करने वाली, तलाक चाहिए तो चाहिए। हाँ, हरजाना कुछ कम कर सकती हूं, जैसा वकील साहब कहेंगे। ललिता सख्ती से बोली, तो फिर चलो साथ चलते हैं। उमेश बोला, टीनू को साथ ले चलें? ललिता ने सवाल किया, नहीं, उसे यहीं अपनी सहेली के घर छोड़ दो, रात तक तो लौट ही आएंगे। उमेश ने सलाह दी, यह ठीक रहेगा, लेकिन मगदी में कोर्ट यहां से 60 किलोमीटर दूर है। इस समय वहां के लिए ऐसी कोई बस भी नहीं है जो हम लोग टाइम से अदालत पहुंच जाएं। ललिता एक बार फिर सशंकित हो गई। अगर किसी की कोई बाइक या स्कूटी मिल जाती तो हम समय से मगदी पहुंच सकते हैं। उमेश ने कहा। ललिता को यह बात अच्छी लगी। संयोग से उसके सामने रहने वाले परिवार के पास स्कूटी थी। उस परिवार से ललिता का बहुत अच्छा मेलजोल था। परिवार की महिला उमा उसकी अच्छी सहेली थी, हमउम्र थी। उससे वह अपने हर सुख दुख और रोजमर्रे की जरूरतों की बातें बेहिचक कर लेती थी। उमा की भी ललिता से अच्छी बनती थी। वह उमा के घर गई। उस समय उमा का पति बाला राजू भी घर में ही था। उसने बाला राजू से कहा, भाई साहब, कोर्ट में अर्जेंट काम है, उमेश मुझे लेने आया है। अगर आप अपनी स्कूटी दे देते तो हम दोनों समय से कोर्ट पहुंच जाते। उमा ने बगैर कोई सवाल किए एक्टिवा की चाबी ललिता को थमा दी। चाबी लेते हुए उसने कहा, एक काम और, मैं शाम तक कोर्ट से लौटूंगी, तब तक बेटा टीनू आप लोगों के पास ही रहेगा। ललिता ने उमेश को एक्टिवा की चाबी दे दी। ललिता उसके पीछे बैठ गई और फिर उमेश ललिता को लेकर चला गया। उसी रात को 9 बजे के करीब उमेश ने उमा का दरवाजा खटखटाया। उमा बाहर निकली तो उमेश ने उसे स्कूटी की चाबी देते हुए कहा, चिंता मत कीजिएगा, मैंने पेट्रोल भरा दिया है। उमा को पेट्रोल की चिंता नहीं थी। उसने छूटते ही पूछा, ललिता कहाँ है? उसका बेटा खाना खाकर अभी सोया है। उसे उमेश के साथ ललिता नहीं दिखाई दी थी। उसने दोबारा पूछा, ललिता कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। कोर्ट में थोड़ा हम लोगों के बीच बहस अधिक हो गई थी, जिससे वह नाराज हो गई और मेरे साथ आने से मना कर दिया था। मैंने उसे बस स्टैंड पर छोड़ दिया था। उसकी बस भी पहुंचने वाली होगी। इतना कहकर उमेश चला गया। उमेश वहां से जिस तेजी से निकला और ललिता के बारे में पूछने पर उसके चेहरे पर जो भाव थे, उसे देखकर उमा को हैरानी हुई। उसने तुरंत उमा को मोबाइल पर फोन लगा दिया। लेकिन यह क्या, मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। उसने उसके दूसरे नंबर पर कॉल किया, वह नंबर भी बंद था। ललिता अपने पास हमेशा 2 मोबाइल फोन रखती थी। घर से बाहर जाने में दोनों साथ ले जाना कभी नहीं भूलती थी। दोनों ही मोबाइल स्विच ऑफ बता रहे थे। इस चिंता में उमा ने ललिता की बहन पूर्विका को फोन कर दिया। उसे उमेश के साथ ललिता के कोर्ट जाने की बात बताई। यह भी कहा कि उमेश के साथ ललिता नहीं लौटी है। उमा उसके पति और पूर्विका को उमेश और ललिता के बीच चल रहे अदालती विवाद की कहानी मालूम थी। उमा और उसके पति फोन बंद रहने से और भी चिंता में आ गए। बिना समय गंवाए वे सीधे थाना मदनाया कहल्ली चले गए। एसएचओ को उमेश और ललिता के बिगड़े संबंधों के बारे में बताकर कहा, साहब, ड्रग के नशेड़ी उमेश पर जरा भी भरोसा नहीं है। वह ललिता के साथ कुछ भी अहित कर सकता है। इस पर इंस्पेक्टर ने हैरानी से कहा, जब उमेश ऐसा आदमी था तो ललिता को उसके साथ जाना ही नहीं चाहिए था। अब इतनी जल्दी कैसे पता करें कि ललिता कहाँ है? तभी उमा अपना मोबाइल फोन निकालकर इंस्पेक्टर के सामने रख दी। सर, ये रहा ललिता का लाइव लोकेशन जो उसने मुझे लगातार भेजे। अरे वाह, लाओ दिखाओ मुझे। यह कहते हुए इंस्पेक्टर ने उमा का मोबाइल लिया और लोकेशन को देखकर बोले, इसमें भेजी गई लोकेशन के अनुसार अंतिम लोकेशन हुजगल हिल के जंगल में स्थित बसवन्ना मंदिर के पास की थी। सर, सांप को नेवले पर जितना विश्वास होता है
उतना ही भरोसा ललिता को उमेश पर था, इसलिए वह अपने मोबाइल से मुझे लगातार लाइव लोकेशन भेज रही थी। उमा बोली, इसमें भेजी गई लोकेशन के अनुसार ललिता की अंतिम स्थिति जंगल के पास बसवन्ना मंदिर के पास की ही है। यह इलाका रमणनगर जिले के मगधी के अंतर्गत आता है, इसलिए आप लोग कल सुबह 7 बजे तक मगधी पहुंच जाइए। मैं वहां के इंस्पेक्टर को फोन कर देता हूं, वह आप लोगों की पूरी मदद करेंगे। उमा अपने पति बाला राजू, ललिता की बहन पूर्विका और उसके पति मारुति के साथ सुबह 7 बजे थाना मगधी जा पहुंचे। वे एसएचओ के रंगनाथन से मिले। उन्हें मदनायक हल्ली के इंस्पेक्टर से ललिता के लापता होने के बारे में मालूम हो चुका था। पूर्विका ने रंगनाथन को ललिता के लापता होने की रिपोर्ट लिखने और उसकी तलाश की गुहार लगाई। इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट लिखने के बाद लोकेशन देखने पर पाया कि वह स्थान मगधी थाने से 5 किलोमीटर दूर है। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस टीम बनाई गई। लोकेशन तक जाने का निर्णय लिया। टीम के साथ उमा, बालाराजू, पूर्विका और मारुति भी शामिल हो गए। जंगल की लोकेशन देखने के बाद अनुभव के आधार पर इंस्पेक्टर बीके रंगनाथन का अंदेशा था कि ताजी खोदी जमीन की तलाश की जानी चाहिए। जंगल में घंटों घूमने और तलाशी के बाद आखिरकार पुलिस टीम को दोपहर 12 बजे एक नाले के पास ताजी खोदी मिट्टी दिखाई दे गई। पुलिस ने उस जगह को खुदवाया। वहां एक युवती की लाश पाई गई, जिसकी पहचान उसकी बहन पूर्विका ने ललिता के रूप में की। उसके पति ने उमेश के बारे में बताया, जो पास के ही गांव हुजुगुल्लू का निवासी था। पूर्विका ने उसकी बुरी संगत और नशेड़ी दोस्तों के बारे में भी जानकारी दी, जो उसी गांव के रहने वाले थे। पूर्विका ने पुलिस को उमेश के 4 दोस्तों के नाम बताए। उन्हें ढूंढने के लिए एसएचओ रंगनाथन पुलिस टीम के साथ हुजुगुल्लू जा पहुंचे। दूसरी ओर ललिता की लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। उसकी गर्दन पर लिपटे दुपट्टे से उसकी हत्या गला घोंटकर किए जाने का अनुमान लगाया गया था। पुलिस को हुजुगुल्लू गांव से पूर्विका द्वारा बताए गए नामों वाले करण, कुमार, शशांक, रोहित और भरत को पकड़ने में सफलता मिल गई थी। उन्हें थाने लाकर पूछताछ की गई। मालूम हुआ कि चारों पक्के नशेड़ी थे और उमेश के साथी भी। उनसे सख्ती से पूछताछ किए जाने पर पता चला कि उमेश को संदेह था कि ललिता किसी युवक से प्रेम करती है। उसने उमेश पर नशा करने का आरोप लगाकर तलाक के लिए के कोर्ट में अर्जी लगा रखी थी और उससे हर्जाना मांग रही थी। उमेश इसी बात को लेकर परेशान था। उसके बाद उसने ललिता की उस कहानी को हमेशा के लिए खत्म करने का निर्णय लिया था। अपनी बीवी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए ही उसने दोस्तों की मदद मांगी थी और वे इसके लिए तैयार हो गए थे। बदले में उमेश ने उन्हें महंगे वाले ड्रग का खुराक देने का वादा किया था। वे सभी उमेश के बुलावे पर हुजगल हिल के मंदिर के पास पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक पहुंच गए थे। उधर उमेश मंदिर की देवी के दर्शन के बहाने से ललिता को वहां ले आया था। उसके आते ही पहले से ही घात लगाए उमेश के दोस्तों ने ललिता को बुरी तरह से जकड़ लिया था। मौका देखकर उमेश ने ललिता के ही दुपट्टे से उसका गला घोंट डाला था। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि उन्होंने ललिता को संभलने का मौका ही नहीं दिया। उसकी मृतदेह को ठिकाने लगाने का इंतजाम उमेश के दोस्तों ने ही किया था, जिसका हेड किरण बना हुआ था। सब कुछ किरण के इशारे पर हो रहा था। चारों से मिली इस जानकारी की पुष्टि के लिए उमेश की गिरफ्तारी और पूछताछ जरूरी थी। वह उस वक्त तक पकड़ में नहीं आया था। उसके दोस्तों से मालूम हुआ कि वह अपने गांव में ही छिपा हुआ है। इस बीच ललिता की गुमशुदगी की एफआईआर में हत्या की धाराएं जोड़कर उमेश समेत चारों के नाम आरोपियों के तौर पर जोड़ दिए गए। चारों के बयान दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। अब बारी थी उमेश को दबोचने की। उसके लिए 15 अगस्त को पुलिस ने हुजगल गांव में छापा मारा। एक एक घर की तलाशी ली गई। आखिरकार गांव में ही छिपा बैठा उमेश दबोच लिया गया। थाने लाकर उससे पूछताछ की जाने लगी। पुलिस की सख्ती के आगे उसकी एक नहीं चली और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। मामले के बारे में विस्तार से बताते हुए उसने ललिता के दोनों मोबाइलों के बारे में भी जानकारी दी, जिसे उसने हाईवे से गुजर रहे आंध्र प्रदेश के एक ट्रक में फेंक दिया था। इसी के साथ उसने बताया कि वह ललिता की हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन साथी किरण कुमार की सलाह पर ही उसने यह जुर्म कर डाला। उसी ने उसे सलाह दी थी कि हत्या कर वैसे ही बचा जा सकता है जैसे अजय देवगन ने दृश्यम फिल्म में किया था। किरण ने उस फिल्म को 5 बार देखने के बाद हत्या की सलाह दी थी और बचने का तरीका भी उसी ने निकाला था। किरण ने ही ललिता की लाश को जंगल में दफनाने की भी सलाह दी थी। उसका दावा था कि ललिता की लाश जंगल से किसी को नहीं मिलेगी और वह बचा रहेगा। ललिता हत्याकांड में किरण कुमार का नाम प्रमुखता से आने के बाद
इंस्पेक्टर रंगनाथ ने उसके बारे में अलग नजरिए से सोचना शुरू किया। उन्होंने पाया कि पकड़े गए चारों आरोपियों में 3 की पत्नियां अपने अपने पति को निर्दोष साबित करने और उन्हें छोड़ देने का गुहार करती हुई थाने आई थीं, लेकिन किरण की पत्नी 3 दिनों के भीतर एक बार भी नहीं आई थी। यहां तक कि जेल तक में किरण की पत्नी उससे मिलने नहीं गई। आखिर ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए रंगनाथन ने एक बार फिर किरण को रिमांड पर लिया और उसे थाने लाकर पूछताछ शुरू की। कई सवाल एक साथ पूछे। किरण, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? तुम जेल में हो, फिर भी मिलने क्यों नहीं आई? साहब, जब पत्नी होगी तभी न मिलने आएगी। किरण बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे बारे में मालूम हुआ है कि तुम शादीशुदा हो। तुम्हारी एक बेटी भी है। बेटी भी नहीं आई तुमसे मिलने। साहब, मेरी पत्नी पूजा 5 साल पहले ही बेटी को मेरे पास छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। किरण बोला। रंगनाथन को किरण के बारे में और जानने की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ, पूजा अपने प्रेमी के साथ भागी थी, तब तुमने हमारी या किसी और की मदद क्यों नहीं ली? मेरा मतलब है कि तुमने कहीं शिकायत वगैरह दर्ज की हो तो बताओ। अब क्या बताऊं साहब, उस बदलचन के बारे में। 5 साल हो गए उसे घर छोड़े हुए। वह कहाँ है इस दुनिया में? है भी या नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। किरण निराशा भरे लहजे में बोला, है भी नहीं का क्या मतलब है तुम्हारा? रंगनाथन ने उसकी कही हुई बात पर ही जोर डालते हुए पूछा। साहब, 1 मई 2019 को वह लापता हुई थी। उसके 3 से 4 दिन बाद पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन उसका पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई। इसलिए तो कहा कि लगता है वह इस दुनिया में नहीं है। जवाब में किरण ने सफाई दी। किरण की बातों ने इंस्पेक्टर रंगनाथन की जिज्ञासा और बढ़ा दी, क्योंकि उसने लापता पत्नी को नहीं तलाश पाने का पुलिस पर ही आरोप मढ़ दिया था। उन्होंने पुराना रिकॉर्ड निकलवाया। उसकी बताई तारीख और उसके आसपास की तारीखों के सारे पन्ने पर पूजा का नाम ढूंढा। कहीं भी कोई शिकायत दर्ज नहीं मिली। रंगनाथन ने किरण को डपटते हुए पूछा, तुमने सचमुच पूजा के भाग जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी या झूठ बोल रहे हो? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे साथ गांव के 2 दोस्त भी FIR लिखवाने आए थे। अपनी सफाई देकर किरण ने दोस्तों के नाम भी बताए। इस मामले में इंस्पेक्टर रंगनाथन की शंका और बढ़ गई। वह सच्चाई का पता लगाने के लिए किरण के गांव जा पहुंचे। वहां उन्हें किरण के दोनों दोस्त मिल गए। उनसे जब किरण की पत्नी पूजा के भाग जाने की रिपोर्ट दर्ज कराने के बारे में पूछा तो दोनों चौंक गए। हैरानी भरे लहजे में कहा, कैसी रिपोर्ट? रंगनाथन को एक बार फिर किरण के चरित्र को लेकर संदेह हुआ। वह समझ गए कि किरण शातिर दिमाग का है और अपनी पत्नी के लापता होने को गंभीरता से नहीं लेने के पीछे जरूर कोई रहस्य छिपाए हुए है। रंगनाथन को उमेश और ललिता की कहानी से कहीं अधिक किरण की कहानी में रुचि हो गई थी। उन्होंने पूजा के माम बाप या दूसरे परिवार के बारे में कुछ जानकारियां जुटाईं। उसकी मां गोरम्मा पास के गांव में ही रहती थी। वह काफी बूढ़ी महिला थी। जब उनसे पूजा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, मेरे दामाद किरण ने पूजा के बारे में 5 साल पहले बताया था कि वह अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई है। उसने मुझे एक कागज दिखाया था। बोला था कि उसने पूजा के भाग जाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। उसे खोजने का काम पुलिस कर रही है। उसके बाद आपने किरण से पूजा के बारे में फिर कभी नहीं पूछा? रंगनाथन ने पूछा। साहब, मेरी बेटी मिल गई क्या? गोरम्मा रोती हुई बोली। अरे नहीं अम्मा, उसकी कोई रिपोर्ट ही थाने में नहीं है, तो वह कैसे मिलेगी? रंगनाथन बोले। थाने में उसके बारे में नहीं मालूम साहब। मुझे पता है कि मेरी बेटी को किरण ने ही गायब किया है। मुझे बेटी पूजा पर विश्वास है कि वह गलत काम कभी नहीं कर सकती। वह तो मेरी बहुत प्यारी बेटी थी। उसे छोड़कर कहीं भी जाने की सोच भी नहीं सकती थी। मेरा कितना ख्याल रखती थी। जरूर दामाद ने ही। गोरम्मा नम आंखों से अपना दुखड़ा सुनाने लगी। अम्मा, तुमने इतने सालों में अपने दामाद से फिर क्यों नहीं कभी बेटी के बारे में बात की? क्या बात करती साहब, एक रोज बोली थी, लेकिन वह मुझे आंखें दिखाकर बोला जैसे मैं उसे भूल चुका हूं। तुम भी उसे भूल जाओ। मुझे दामाद की बात माननी पड़ी। समय बीतने के साथ मैं तो पूजा को भूल ही गई। इस पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर रंगनाथन ने गोरम्मा से एक तहरीर लिखवाकर उसके हस्ताक्षर करवा लिए कि बेटी पूजा को उनके दामाद किरण ने गायब किया है। उसके बाद थाने आकर उन्होंने किरण से सख्ती से पूछताछ की। जल्द ही 2 मजबूत पहलवान नुमा हवलदारों को देखकर किरण ने पूजा के बारे सारा सच उगल दिया।
वह सच तो ललिता की मौत से भी ज्यादा रोमांचक थी। दरअसल करण ने स्वीकार कर लिया कि उसने पूजा की हत्या कर दी है। इसकी जो कहानी उसने बताई वह इस प्रकार है। पूजा सुंदर युवती थी। वह बहुत ही खुश मिजाज थी। सभी से मुस्कुराकर बातें करती थी। इसका कई बार लोग गलत अनुमान लगा लेते थे। उसकी हंसी का हर कोई दीवाना बन जाता था और उसकी मजेदार बातों का आनंद लेने लगता था। ये एक तरह से उसकी आदत थी, इसलिए किरण उसे हमेशा शक की नजरों से देखता था। धीरे धीरे उसे यह वहम हो गया कि पूजा का गांव के युवकों से संबंध है। उसका यह वहम धीरे धीरे बढ़ता चला गया। इसी बात को लेकर एक दिन पति पत्नी के बीच जोरदार झगड़ा हो गया। पूजा अपने ऊपर लगे बदचलनी के आरोपों से तिलमिला गई। उसने भी गुस्से में किरण को अनाप शनाप बोल दिया। छोटी सी बात पर किरण पूजा से नाराज रहने लगा। उसे लगा कि पूजा झूठ बोल रही है। कारण झगड़े और हिदायतों के बाद भी ससुराल में पास पड़ोस के युवकों से हंस हंस कर बोलना बंद नहीं हुआ। आखिरकार उसने उसे जान से मारने की योजना बना डाली। उन्हीं दिनों उसने दृश्यम फिल्म देखी थी, जिसमें दिखाया गया था कि लाश नहीं मिलने पर पुलिस हत्या का अपराध साबित नहीं कर सकती है। वह जिस हुजगुल्लू गांव में रहता था, वहां से हुजगल हिल का जंगल एकदम नजदीक था। योजना के मुताबिक 1 मई 2019 को बसवन्ना मंदिर में दर्शन के बहाने शाम को वह पूजा को लेकर गया था। वहीं उसने उसे गला दबाकर मार डाला और लाश को पास के सुनसान जंगल में दफना दिया। अगले दिन गांव में उसने अफवाह फैला दी कि बदचलन पूजा अपनी 2 साल की बेटी को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई है। एक कागज पर पूजा के भाग जाने की रिपोर्ट लिखकर पूजा के घर वालों को दिखा दी कि उसने पूजा के भाग जाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। जंगली जानवर गांवों में चले जाते थे, इसलिए जनवरी 2023 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जंगल के चारों ओर 4 दीवारी बनाने का निर्णय लिया था। इसके लिए खुदाई की जाने लगी थी। यह देखकर किरण घबरा गया कि अगर पूजा की लाश खुदाई में मिल गई तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। वह जंगल में गया और जहां पूजा की लाश दफनाई थी वहां खोदकर सारी हड्डियां निकाल ली, उन्हें जला डाला। इसके बाद राख ले जाकर नदी में फेंक दी। 5 साल पहले पत्नी पूजा की हत्या करके किरण आराम से निश्चिंत होकर जीवन जी रहा था। एक दिन नशे के लिए सभी साथी इकट्ठा हुए तो उमेश ने अपने शक की कहानी कहकर नशेड़ी मित्रों से सलाह मांगी कि वह बदचलन ललिता से कैसे छुटकारा पाए। अपने अनुभव के आधार पर किरण ने कहा, तुम बेंगलुरु से ललिता को लेकर यहां जंगल में आ जाओ। यहां दफनाई गई लाश का भूत को भी कभी पता नहीं चलेगा। किरण ने पत्नी की हत्या की बात स्वीकार कर ली तो पुलिस उसे उस स्थान पर ले गई जहां उसने पूजा की लाश दफनाई थी। पुलिस ने उस जगह की दोबारा खुदाई करवाई। ज्यादातर हड्डियां किरण पहले ही खोदकर निकाल चुका था। फिर भी कुछ हड्डियां और दांत पुलिस ने बरामद कर लिए। उनको डीएनए जांच के लिए भिजवा दिया। इस तरह से इंस्पेक्टर रंगनाथन ने एक हत्या सुलझाने के क्रम में 5 साल पहले हुई एक अन्य हत्या का राज भी बाहर निकाल लिया। यह तो ललिता की थोड़ी होशियारी कहें कि उसने लाइव लोकेशन भेजकर एक सुराग छोड़ दिया था। पुलिस की सतर्कता की वजह से उसे सलाह देने वाला पत्नी की हत्या करने वाला किरण भी पकड़ा गया। पुलिस ने सभी नशेड़ी दोस्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कहानी पसंद आई तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें।